चलिए आज हम एक खास तारीख पर चलते हैं। 1 सितंबर 1939। वो दिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ये सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने एक कवि W.H. ऑडेन को एक ऐसी कविता लिखने पर मजबूर कर दिया जो आज तक प्रासंगिक है। बिल्कुल। और आज हम उसी पल में, उसी भावना में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऑडेन की दो बहुत शक्तिशाली कविताओं का विश्लेषण करते हैं, सितंबर 1, 1939 और एपिटास्ट ऑन अ टायरेंट। और दिलचस्प बात यह है कि इस विश्लेषण में ChatGPT जैसे AI टूल की भी मदद ली गई है। हाँ, तो ये क्लासिक साहित्य को एक बिल्कुल नए आधुनिक नजरिए से देखने जैसा है। हाँ, तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ऑडेन कैसे एक बड़े राजनीतिक संकट को हर एक इंसान की, मतलब हमारी और आपकी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ते हैं, और उनकी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं उसी कविता से, सितंबर 1, 1939। सोचिए, ऑडेन न्यूयॉर्क के एक बार में बैठे हैं और उन्हें अनिश्चित और भयभीत महसूस हो रहा है क्योंकि हजारों मील दूर यूरोप में युद्ध छिड़ चुका है। वो सीन बहुत पावरफुल है। वो न्यूयॉर्क में है, युद्ध से शारीरिक रूप से बहुत दूर, लेकिन मानसिक रूप से उसके बिल्कुल केंद्र में है। और ये कविता उस पूरे दशक की निराशा को पकड़ती है ना? हाँ, जिसे ऑडेन ने खुद एक बेईमान दशक कहा था। ये सिर्फ हिटलर के उदय का समय नहीं था, ये आर्थिक मंदी, टूटे हुए वादों और क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की पूरी तरह से विफलता का दौर था। तो कविता में जब वो अंधे गगनचुंबी इमारतों यानी ब्लाइंड स्काई स्क्रेपर्स की बात करते हैं, तो वो सिर्फ न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं की करने की चाहत, लेकिन उनके लिए अंधा शब्द का इस्तेमाल करके ऑडेन कह रहे हैं कि यह तरक्की बिना किसी नैतिक दिशा के हो रही है। अच्छा, मतलब हम ऊंचे तो उठ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का नैतिक अंधापन है। यहाँ एक बहुत कमाल की बात पता चलती है। स्रोतों के अनुसार कविता की जो लय और बनावट है वो बहुत ही सधी हुई है, बहुत नियंत्रित। हाँ, जबकि जिस दुनिया के बारे में वो लिख रहे हैं वो पूरी तरह से अराजक और बिखरी हुई है। ये दोनों चीजें तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही ऑडेन की कला का जादू है। बाहर की दुनिया में जो अराजकता है वो उसका जवाब अपनी कविता के अनुशासन और व्यवस्था से दे रहे हैं। तो ये ढहती हुई दुनिया पर एक तरह की नैतिक स्पष्टता थोपने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, उनका मानना था कि राजनीतिक आपदाएं वो रातों रात नहीं होती, वे सालों की छोटी छोटी नैतिक विफलताओं, नजरअंदाज की गई सच्चाइयों और सामूहिक स्वार्थ का नतीजा होती हैं। जैसे कोई इमारत अचानक नहीं गिरती, उसकी नींव में दरारें लंबे समय से होती हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। ऑडेन अपनी कविता की सधी हुई संरचना के जरिए उसी नैतिक नींव को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज में बिखर चुकी थी। तो ऑडेन कह रहे हैं कि दोष केवल हिटलर जैसे नेताओं का नहीं है, बल्कि उन आम लोगों का भी है जो अपने आसपास की नैतिक समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालना हुआ आम आदमी पर। बहुत बड़ी। और इसीलिए न्यूयॉर्क के उस बार की सेटिंग इतनी शानदार है। वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो दिखा रहे हैं कि लोग एक ही कमरे में होते हुए भी कैसे एक दूसरे से कटे हुए हैं, भावनात्मक रूप से अलग थलग हैं, सब अपने अपने डर और अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हैं। मतलब हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, और यही सामूहिक उदासीनता एक तानाशाह के लिए रास्ता बनाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ऑडेन का तर्क है कि बड़ी त्रासदियां तब होती हैं जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते, जब समाज का हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बड़ी नैतिक विफलताओं पर चुप रहता है, तो वो अनजाने में ही बड़ी त्रासदियों के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। इसी कविता में वो मशहूर लाइन आती है, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए या मर जाना चाहिए। कमाल की बात यह है कि ऑडेन को बाद में ये लाइन खुद ही पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा सरल और झूठी है। उन्होंने इसे हटा भी दिया था बाद में। हाँ, और ये ऑडेन के अपने अंदर के संघर्ष को दिखाता है। हमें इसे एक नारे की तरह नहीं देखना चाहिए। वो इतने भूले नहीं थे कि उन्हें लगे कि प्यार करने से टैंक और बम रुक जाएंगे। उनका तर्क ज्यादा गहरा था। तो फिर क्या था? वो कह रहे थे कि एक ऐसी दुनिया में जो नफरत, हिंसा और अमानवीयता से भरी हो, वहां अपनी इंसानियत को बचाए रखने का एकमात्र नैतिक तरीका प्यार और करुणा ही है। तो ये कोई राजनीतिक समाधान नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत नैतिक स्टैंड था। हाँ, ये कहने का एक तरीका था कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हम अपनी मानवता को नहीं छोड़ेंगे। ये एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाने जैसा है।
शायद वो मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन न कर पाए, लेकिन वो इस बात का सबूत है कि अंधेरा ही सब कुछ नहीं है। व्यक्तिगत नैतिक पतन का ये विचार बहुत शक्तिशाली है और ऑडेन इस विचार को तब और आगे ले जाते हैं जब वो एक व्यक्ति, एक तानाशाह के हाथों में सत्ता के केंद्रित होने के बारे में लिखते हैं। उनकी कविता एपिटाफ ऑन अ टायरेंट यानी एक तानाशाह का समाधि लेख इसी पर एक तीखा प्रहार है ना? बिल्कुल। और वो ये काम सिर्फ कुछ शब्दों में कर देते हैं। ये कविता बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। खासकर इसकी 2 पंक्तियां। पहली है, जब वो हंसता तो सम्माननीय सीनेटर ठहाके लगाते। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। सम्माननीय सीनेटर, वो लोग जो सत्ता के केंद्र में हैं, जो पढ़े लिखे और शक्तिशाली हैं। हाँ, और उनकी हंसी असली नहीं है, वो चापलूसी की हंसी है, डर की हंसी है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब एक तानाशाह सत्ता में आता है तो सबसे पहले समाज का पढ़ा लिखा और शक्तिशाली तबका ही अपना नैतिक साहस खो देता है। वो सच बोलने के बजाय तानाशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ, उसके हर मजाक पर हंसते हैं, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना हो। वे अपनी स्वतंत्रता और विवेक खो चुके हैं। और फिर आती है दूसरी पंक्ति, जो दिल दहला देती है। और जब वह रोता तो गलियों में छोटे बच्चे मर जाते। ये सुनने में थोड़ी नाटकीय लग सकती है, जिसे साहित्य में हाइपरबोले या अतिशयोक्ति कहते हैं, लेकिन इसका असर सीधा दिल पर होता है। ऑडेन जानबूझकर शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं ताकि हम उस क्रूरता की भयावहता को महसूस कर सकें। वो दिखा रहे हैं कि जब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में सिमट जाती है तो उसकी व्यक्तिगत भावनाएं, उसका मूड, उसकी सनक भी राष्ट्रीय नीति बन जाती है। मतलब उसका रोना शायद किसी नए कानून, किसी युद्ध या किसी नरसंहार का प्रतीक है, जिसका सीधा असर सबसे कमजोर लोगों, बच्चों पर पड़ता है। बिल्कुल। सेनेटर और छोटे बच्चे के बीच का ये अंतर ही इस कविता का सार है। एक तरफ वो शक्तिशाली लोग हैं जो अपनी आत्मा बेच चुके हैं, और दूसरी तरफ वो निर्दोष बच्चे हैं जो इसकी कीमत अपनी जान से चुका रहे हैं। करेक्ट। ऑडेन यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। एक व्यक्ति की भावनाओं को इतने सारे निर्दोष लोगों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाना चाहिए? हाँ, ये तानाशाही के पूरे तंत्र पर एक नैतिक हमला है। तो इन दोनों कविताओं को एक साथ देखें तो एक सवाल उठता है। ऑडेन अपनी एक और कविता इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स में लिखते हैं कि कविता से कुछ नहीं होता। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। हाँ, अगर वो ऐसा मानते थे तो फिर वो ये सब लिख ही क्यों रहे थे? अगर कविता राजनीतिक हिंसा को रोक नहीं सकती तो फिर एक कवि की भूमिका क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ऑडेन ने इस पर बहुत सोचा था। उनका नजरिया बहुत यथार्थवादी था। वो जानते थे कि कविताएं टैंकों को नहीं रोक सकती या किसी तानाशाह का दिल नहीं बदल सकती। वो कोई राजनीतिक हथियार नहीं है। तो फिर क्या फायदा? ये सिर्फ शब्दों का खेल है? नहीं, उनका मानना था कि कविता का काम कुछ और है। कविता राजनीतिक उथल-पुथल और मौत से परे जिंदा रहती है। कवि की भूमिका होती है उस पीड़ा को सहना, उसे समझना और उसे एक ऐसी कला में बदल देना जो समय की मार झेल सके। तो मतलब ये कला घटनाओं के गुजर जाने के बहुत बाद तक इंसानी सोच और संस्कृति पर असर डालती रहती है। हाँ, तो कविता एक तरह से इतिहास का एक भावनात्मक और नैतिक रिकॉर्ड बन जाती है। एक टाइम कैप्सूल की तरह। बेहतरीन उपमा है। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें याद दिलाता है कि उस दौर में जीना और महसूस करना कैसा था। ये इतिहास को सिर्फ तथ्यों के संग्रह से निकालकर एक मानवीय अनुभव बना देती है। और ये विचार आज भी कितना प्रासंगिक है। हमारे स्रोतों में चैट जीपीटी के मदद से बनाई गई एक आधुनिक कविता है जो ऑडेन की शैली से ही प्रेरित है। इसका शीर्षक है एपिटाफ फॉर अ मॉडर्न रूलर, यानी एक आधुनिक शासक का समाधि लेख। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। उसने आंकड़ों, चार्टों और सर्वेक्षणों से शासन किया। देखिए, यहीं पर ऑडेन की प्रासंगिकता नजर आती है। आज का तानाशाह शायद हिटलर जैसा ना दिखे। वो चीखता चिल्लाता नहीं है, वो बंदूक लेकर नहीं घूमता। आज का शासक सूक्ष्म है। हाँ, कविता आगे कहती है, उसने लोगों को निरंतर संदेह दिया और उसे सावधानी कहा। ये लाइन तो आज के दौर पर बिल्कुल फिट बैठती है। बिल्कुल, ये शासक सीधे तौर पर दमन नहीं करता। वो नियंत्रण बनाए रखने के लिए डेटा, मीडिया और जिसे स्रोत में सहमति का शांत विज्ञान कहा गया है, उसका इस्तेमाल करता है। वो डर को सावधानी का नाम देता है और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति शक पैदा करके उसे विवेक कहता है। वो हिंसा से नहीं, बल्कि सूचना और लोगों की धारणा को नियंत्रित करके शासन करता है। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक लगता है क्योंकि इसे पहचानना मुश्किल है।
सही कहा। ये ऑर्डन के मूल विषयों को आज के संदर्भ से बहुत चतुराई से जोड़ता है। क्रूरता का चेहरा बदल गया है, लेकिन अनियंत्रित सत्ता का खतरा आज भी उतना ही वास्तविक है, शायद उससे भी ज्यादा। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने देखा कि ऑडन की कविता व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक संकट के बीच एक सीधा अटूट रिश्ता बनाती है। हाँ, वो हमें याद दिलाती है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक आपदाएं अक्सर हमारे समाज में पनप रही छोटी छोटी नैतिक चूकों और हमारी सामूहिक चुप्पी का ही नतीजा होती हैं। और वो हमें हर तरह की अनियंत्रित शक्ति के खतरों से आगाह करती हैं, चाहे वो 1930s के दशक के तानाशाह का क्रूर शासन हो या आज के आधुनिक शासक का डेटा और मीडिया के जरिए किया जाने वाला सूक्ष्म हेरफेर। और अंत में ये सब कला की स्थायी शक्ति को दिखाता है। युद्ध, राजनीति, शासक ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन कला जो उस दौर की पीड़ा, संघर्ष और मानवीय अनुभव को दर्ज करती है, वो हमेशा जिंदा रहती है। वो हमें उस पीड़ा को समझने और उसे अर्थ देने की शक्ति देती है, जो शायद इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो उस आधुनिक कविता की अंतिम पंक्तियों से प्रेरित है। उसने अपने समय की व्यवस्था बनाए रखी। क्या उस व्यवस्था ने अच्छाई को बनाए रखा? इसका निर्णय आने वाली पीढ़ियां शांति से करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जो सिर्फ इतिहास के शासकों पर ही नहीं, बल्कि हम सब पर लागू होता है। हम अपने समय की व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या तकनीकी हो, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? और ये सुनिश्चित करने में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है कि वो व्यवस्था केवल व्यवस्थित ही ना हो, बल्कि अच्छी भी हो।